हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट का हमारा भाग 6। साथियों, मैं इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट के ऊपर 5 वीडियोस दे चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां जाकर के उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे, अंतिम समय में दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथियों, हमें यहाँ से हमारी तैयारी के बारे में पता चलता है कि हमने कितनी अच्छी भली भांति तरीके से अपनी तैयारी को बढ़ाया है आगे। दोस्तों, इससे हमारा एक आकलन हो जाता है, हमें एक एग्जाम का माहौल मिल जाता है। किस प्रकार से दोस्तों हम लोग 3 गलत ऑप्शंस को हटा करके एक सही ऑप्शन चुनते हैं, इसकी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा दोस्तों। आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये आपको हेल्प जरूर पहुंचाएंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में कौन सा एक संयुक्त स्वर है? अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें ऑप्शंस नहीं बोलूंगा। आप लोगों ने दोस्तों मेरा प्रश्न सुनना है, वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर लगा लेना है दोस्तों, और उसके बाद आप लोग वीडियो को प्ले करके अपने आंसर्स को जान सकते हैं। तो दोस्तों आपने बताना है निम्न में कौन सा एक संयुक्त स्वर है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों, जो इसमें ए है वह हमारा संयुक्त स्वर है। अब जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि संयुक्त स्वर की श्रेणी में दोस्तों 4 वर्ण आते हैं, ए आई ओ औ। दोस्तों, ये चारों ही हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, संयुक्त व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो वह भी 4 ही हैं दोस्तों। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो छ, त्र, ज्ञ और श्र। आपने इन चारों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, इसमें आपने बताना है ई का उच्चारण स्थान क्या होगा। चारों दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, ई का उच्चारण स्थान तालु होगा। आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए और आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दोस्तों कंठ होगा और आ का उच्चारण स्थान। अगर आपसे पूछा जाए ऋषि ऋषि जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, तो मूर्धा उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, रामचरितमानस शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं संज्ञा के। आप सभी जानते होंगे दोस्तों संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, और दोस्तों इसमें से आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। आपने बताना है दोस्तों कि रामचरितमानस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। रामचरितमानस शब्द में दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों रामचरितमानस तो पूरे विश्व में एक ही है ना, जो कि किसके द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसमें हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रयोग के आधार पर विशेषण की संख्या बताइए। अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न बनेगा प्रयोग के आधार पर विशेषण की संख्या बताइए, या फिर अगर प्रश्न पूछा गया विशेषणों की संख्या कितनी होती है, यानी विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो दोस्तों दोनों ही कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रयोग के आधार पर विशेषणों की संख्या हमारी 4 होती है। ये 4 दोस्तों कौन कौन से विशेषण होते हैं हमारे, तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों, ये 4 हमारे विशेषण के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आपका घोड़ा बहुत अधिक तेज दौड़ता है, वाक्य में बहुत क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें ये पूरा वाक्य दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है कि जो बहुत है यह शब्द कैसा शब्द है, विशेषण है, क्रिया है, प्रविशेषण है या फिर धातु है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, यह बहुत हमारा एक प्रविशेषण शब्द है। प्रविशेषण शब्द दोस्तों जो कि विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं, वह प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राम ने श्याम को पुस्तक दी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये वाक्य दिया गया है, राम ने श्याम को पुस्तक दी। इसमें आपने बताना कि कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक होगी, सहायक होगी, प्रेरणार्थक होगी या फिर संयुक्त क्रिया होगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, राम ने श्याम को पुस्तक दी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया होगी। द्विकर्मक क्रिया दोस्तों उस ऐसी क्रिया होती है जिससे मतलब कोई एक वाक्य है तो उसके अंदर हमारे 2 कर्म मौजूद होने चाहिए। इस वाक्य में भी दोस्तों हमारे 2 कर्म मौजूद होंगे, तभी इसमें द्विकर्मक क्रिया है। अब दोस्तों, कर्म की पहचान के लिए हम लोग किसी भी वाक्य में किससे प्रश्न करते हैं, क्या और किससे से, क्या और किसको से प्रश्न करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने इस वाक्य में आपने देखा कि पुस्तक देना एक क्रिया है, तो आपने तो दोस्तों देना इसमें एक क्रिया है, तो आपने पूछा कि क्या दिया, तो आपको ऑप्शन आंसर में मिला पुस्तक दी। तो दोस्तों एक कर्म तो हमें मिल गया,
क्या से प्रश्न करने पर दोस्तों हमें उत्तर मिला पुस्तक, तो एक कर्म तो हमें मिल गया। अब फिर आपने प्रश्न करा किसको दी, तो दोस्तों आपको ऑप्शन में मिला श्याम को दी। तो इसमें हमारे दो कर्म मौजूद हैं दोस्तों, क्या और किसको से प्रश्न करने पर हमें दोनों के ही उत्तर मिल रहे हैं, तो दोस्तों इसमें हमारी द्विकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न दोस्तों, सही क्रम बताइए। अब देखिए दोस्तों, इसमें वर्ण अक्षर ये जितने भी हैं इससे लेकर के वाक्य तक के हमको क्रम दिए गए हैं। इसमें से एक क्रम दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आपने बताना है दोस्तों वो कौन सा क्रम होगा। आप सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा दोस्तों। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसका सही क्रम है हमारा ऑप्शन ए। सबसे पहले यानी कि दोस्तों वर्ण, वर्ण के बाद फिर दोस्तों अक्षर, फिर शब्द, फिर पद, फिर उपवाक्य और फिर अंत में वाक्य। दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, कई ज्यादा बार हमारी परीक्षाओं में ये प्रश्न बनते आ रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सरकारी पत्रों में संलग्नक जोड़े जाते हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी अगर आप अटैच करते हैं, उसमें कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं सरकारी पत्रों में, तो दोस्तों आपको कहां पर अटैच करेंगे, दोस्तों आपने बताना है। चारों ही ऑप्शन आपको वहां पे दिए गए हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों सरकारी पत्रों में संलग्नक बाईं तरफ लेफ्ट साइड में नीचे जोड़े जाते हैं। दोस्तों आपने इसे जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, एडहॉक का हिंदी अर्थ क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अंग्रेजी के शब्द दे दिए जाते हैं और उनका हिंदी अर्थ पूछा जाता है हमसे। तो दोस्तों एडहॉक का हिंदी अर्थ आप लोगों ने बताना है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। एडहॉक का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों तदर्थ। अगला प्रश्न हमारा, एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 सन दी गई हैं। आपने बताना है दोस्तों कि किस सन में एफएम रेडियो की शुरुआत करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों एफएम रेडियो की शुरुआत वर्ष 1993 में करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अन्वय शब्द का संधि विग्रह क्या होगा। यानी कि दोस्तों आपने अन्वय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 आपको संधि विच्छेद के ऑप्शन मिले हैं और एक ऑप्शन आपको उपयुक्त में से कोई नहीं वाला है। आपने बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा एक करेक्ट होगा। आप सभी भाई बंधुओं ने अपने आंसर को लगा लिया होगा दोस्तों। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अन्वय शब्द का संधि विग्रह होगा अनु धन अय। दोस्तों इसमें जो है हमारा कौन सी संधि मौजूद है, यण संधि मौजूद है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो जो दोस्तों ऊ है वह वा में चेंज हो जाता है, जैसे कि इसमें भी हो रखा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद क्या है। ठीक है दोस्तों, आपने बताना है इस वाले वाक्य में क्रिया के भेद कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अमित सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कर्म की पहचान के लिए आप किससे प्रश्न करते हैं, क्या और किसको से। दोस्तों आपने प्रश्न करा क्या सो रहा है, तो आपको आंसर मिला दोस्तों। कुछ आंसर वैसे तो मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई भी भाई बंधु अगर कहते हैं कि अमित सो रहा है, तो दोस्तों अगर क्या से प्रश्न करने पर अगर हमें कोई सजीव चीज मिलती है तो वह कर्ता होता है, ना कि कर्म होगा। किसको सो रहा है, फिर तो कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कर्म की उपस्थिति मौजूद नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें हमारी अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में किस एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। देखिए दोस्तों इसमें 3 शब्द हमारे शुद्ध तरीके से लिखे गए हैं, मगर एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। दोस्तों आपने बताना है कौन सा वो शब्द होगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें जो भास्कर शब्द है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसमें दोस्तों जो पेट कटा शाह है यानी मूर्धा शाह जो है उसके स्थान पर यहाँ पर दंत्य शाह का प्रयोग होता आधा, तो तब दोस्तों ये हमारा शुद्ध शब्द बनता। अगला प्रश्न दोस्तों, मसृण शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने बताना है मसृण शब्द का विलोम क्या होगा। चारों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आप सभी भाई बंधुओं ने अपने आंसर को लगा लिया होगा दोस्तों। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों मसृण शब्द का विलोम हमारा रुक्ष होगा, आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप में हो और विचार के तार टूट जाते हैं वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों आपको ये वाक्य अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही जाकर के इन विराम चिन्हों को या फिर जो जितने भी हमारे चिन्ह हैं इन चिन्हों में से आपने सही आंसर चुनना होगा। तो दोस्तों ये कह रहा है कि वाक्य की गति जहां पर अंतिम रूप में है और विचार के तार जहां पर टूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों वहां पर हमारा ऑप्शन बी यानी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुधावर्षण समाचार किस प्रकार का पत्र था। यानी कि दोस्तों पाक्षिक था, मासिक था, साप्ताहिक था या फिर दैनिक था। तो दोस्तों सुधावर्षण समाचार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुधावर्षण समाचार पत्र दोस्तों हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों अगर बोला जाए हिंदी का पहला समाचार पत्र तो दोस्तों उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। मगर दोस्तों सुधावर्षण से आप लोग ध्यान रखेंगे हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो दोस्तों सुधावर्षण था। इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुधावर्षण समाचार दोस्तों दैनिक प्रकार का पत्र था, यानी कि रोज आने वाला एक समाचार पत्र था।
अगला प्रश्न दोस्तों, अनुशासन शब्द है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 4 शब्द दिए गए हैं, आपने बताना है कि अनुशासन एक किस प्रकार का शब्द होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुशासन शब्द दोस्तों एक यौगिक शब्द है। अब दोस्तों यौगिक शब्दों में संधि शब्द भी आते हैं, उपसर्ग वाले भी, प्रत्यय वाले भी और समास वाले शब्द, यह सभी शब्द दोस्तों हमारे यौगिक शब्दों में आते हैं। और जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे दोस्तों, अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो दोस्तों इसमें हमारा यह एक यौगिक शब्द की श्रेणी में आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर रचना किस कवि की है। दोस्तों आपने बताना है पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर रचना किस कवि की है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर दोस्तों मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। 2 से 3 बार दोस्तों हमारे एग्जाम में प्रश्न हमें देखने के लिए मिला है, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, इसमें अन्य अन्य भाषाओं के शब्द हैं बाकी सभी, एक शब्द दोस्तों इसमें तुर्की भाषा का है, आपने बताना है वो कौन सा शब्द होगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसमें जो कैंची शब्द है दोस्तों वह तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों इन चारों ही वाक्यों में से कि कौन सा एक वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य होगा। अब दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, यह दोस्तों हमारा संयुक्त वाक्य होगा। आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों, समुच्चय बोधक शब्द जो हैं वह इस वाक्यों में मिलते हैं हमें, और तथा एवं व इस प्रकार के शब्द हमें देखने के लिए संयुक्त वाक्य में मिलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों और हिंदी का अंतिम प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 माध्यम दिए गए हैं, आपने बताना है कि ईमेल इन चारों माध्यमों में से किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ईमेल दोस्तों आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है, आपने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए, एक बार हमारी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की हिंदी समाप्त होती है, यहाँ से अब दोस्तों आप लोगों का उत्तराखंड प्रारंभ होगा। आप लोग दोस्तों अपना हिंदी का स्कोर और उत्तराखंड दोनों का स्कोर मुझे अलग अलग आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है, आगे भी दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड होता रहेगा, आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दूधातोली से कितनी नदियों का उद्गम होता है। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों दूधातोली से कितनी नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, और यहाँ से दोस्तों कुल 5 नदियों का उद्गम होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और वीनू नदी, इन 5 नदियों का उद्गम दोस्तों दूधातोली पर्वत श्रेणी से होता है, जिसको दोस्तों उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में कौन सा एक युद्ध शैली का नृत्य है। देखिए दोस्तों इसमें 4 नृत्य आप लोगों को दिए गए हैं, आपने बताना है कि निम्न में कौन सा एक युद्ध शैली का नृत्य है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों इन चारों युद्धों की शैली में से जो सरौ नृत्य है वह युद्ध शैली का नृत्य है, और दोस्तों इस सरौ नृत्य को कुमाऊं में छलिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सरमूल से पंचेश्वर तक सरयू नदी की लंबाई कितनी है। देखिए दोस्तों सरमूल, बागेश्वर के सरमूल श्रेणी से दोस्तों सरयू नदी का उद्गम होता है, और दोस्तों यह पंचेश्वर में जाकर के क्या करती है, काली नदी से संगम कर देती है। और दोस्तों काली नदी को सबसे ज्यादा जल प्रवाह देने वाली नदी भी सरयू नदी है। आपने बताना है दोस्तों कि सरयू नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सरमूल से पंचेश्वर तक दोस्तों सरयू नदी की कुल लंबाई 146 किलोमीटर है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, पिथौरागढ़ व चंपावत के मध्य स्थित दर्रा कौन सा है। देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 दर्रे दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों कि पिथौरागढ़ व चंपावत के मध्य कौन सा दर्रा स्थित होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों पिथौरागढ़ व चंपावत के मध्य लास्पा दर्रा स्थित है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लिपुलेख दर्रा, तो दोस्तों भारत, चीन, नेपाल इनके मध्य स्थित है ये, ठीक है। और ट्रेल पास दर्रा दोस्तों पिथौरागढ़ व बागेश्वर के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, मंदाकिनी व वासुकी गंगा के संगम पर स्थित स्थान कौन सा है। देखिए दोस्तों आपने बताना है कि मंदाकिनी नदी और वासुकी गंगा किस स्थान पर संगम करती हैं, ये आपने बताना है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में दोस्तों मंदाकिनी व वासुकी गंगा नदी संगम करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मुक्तिप्रदा नाम से किस तीर्थ को जाना जाता है। ये दोस्तों इसमें आपको 4 बड़े तीर्थ हमारे उत्तराखंड के दिए गए हैं, केदारनाथ, जागेश्वर, बद्रीनाथ और हाट कालिका माता का मंदिर। तो दोस्तों इसमें आपने बताना है कि मुक्तिप्रदा नाम से हम लोग किस एक तीर्थ को जानते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुक्तिप्रदा नाम से दोस्तों हम लोग बद्रीनाथ तीर्थ को जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों उसको योग सिद्धा भी बोला जाता है, बद्रिका भी बोला जाता है, विशाला भी बोला जाता है, इन सभी नामों से भी दोस्तों बद्रीनाथ को जाना जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, कैला बुग्याल किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, इसमें आपको 4 जिले दिए गए हैं, चारों ही दोस्तों हमारे ऊपरी हिस्से के जिले हैं। बुग्याल क्या होते हैं दोस्तों? बुग्याल दोस्तों घास के मैदान होते हैं जो ऊपरी हवा हमको क्षेत्रों में मिलते हैं। तो दोस्तों बुग्याल, कैला बुग्याल आप लोगों ने बताना है किस एक जिले में स्थित है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चमोली। दोस्तों ऑप्शन सी जो चमोली है ना, चमोली में दोस्तों बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल फैला हुआ है, आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? देखिए दोस्तों, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे 15 जून को यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया था? देखिए दोस्तों, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज तो इसे भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। आप लोगों ने बताना दोस्तों रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों वर्ष 2001 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया था, यानी भारत का 7वें आईआईटी का दर्जा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को वर्ष 2001 में दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पोंटा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ में, पैर में, नाक में या फिर गले में दोस्तों? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा याद करना भी आसान है, पौ से पोंटा भी और पौ से पैर भी, तो दोस्तों आप लोग दोनों इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चनौदा यानी कि जो सोमेश्वर अल्मोड़ा में पड़ता है दोस्तों एक स्थान, उसमें 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? दोस्तों प्रश्न बनता है कि चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा सोमेश्वर अल्मोड़ा में यानी चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में करी गई थी। दोस्तों इसका थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसमें जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है इसकी जगह ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जो 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना करी गई है वह शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा करी गई है, आप लोग इसे जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अब देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि बाहरी जो यानी कि जो अन्य देश है, बाहरी जो देश हैं उनके साथ उत्तराखंड की सीमा कितने किलोमीटर तक लगभग लगी हुई है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य से लगी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र पड़ता है और जो नेपाल का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, वहां पर जो उत्तराखंड राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 625 किलोमीटर लगभग दोस्तों 625 किलोमीटर की सीमा हमारी लगती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः बढ़ती है, घटती है, घटती बढ़ती रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपने बताना है कि राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, घटेगी या फिर पहले घटेगी फिर बढ़ेगी? दोस्तों आपने बताना है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों राज्य में दक्षिण से जब हम उत्तर की तरफ को बढ़ते हैं ना, तो दोस्तों क्या होता है कि हिमालय की श्रेणियां ऊंची ऊंची होती जाती है। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे जितना भी ऊंचा हिमालय होगा वहां पर वर्षा उतनी ही कम मात्रा में हमें देखने के लिए मिलेगी। बाकी दोस्तों सबसे कम वर्षा जो हमें देखने के लिए मिलती है हिमालय के, वह दोस्तों सबसे बड़े हिमालय जो यानी कि जो महान हिमालय वहां देखने के लिए मिलती है, जबकि सबसे अधिक वर्षा हमें शिवालिक रेंज में देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों जो उधमसिंह नगर जिला है हमारा, वहां से अगर हम लोग देखें उत्तर की ओर बढ़ने पर, तो दोस्तों वहां पर जो हमारी वर्षा की मात्रा है वहां से घटेगी। ठीक है दोस्तों, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर यानी ऊंचाई की ओर बढ़ने पर हमारी वर्षा की मात्रा घटती है। अगला प्रश्न दोस्तों, ओम पर्वत कहाँ स्थित है? 4 जिले दोस्तों आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों ओम पर्वत कहाँ स्थित है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। पिथौरागढ़ जिले में दोस्तों ओम पर्वत स्थित है, आपने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा 2011 जनगणना के अनुसार राज्य का शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? देखिए दोस्तों इसमें यह पूछा गया है कि 2011 जनगणना के अनुसार राज्य का जो शहरी क्षेत्र है जितने भी हमारे, उसका लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार राज्य का शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 884 है, आपने इसे ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वैसे वह 963 है, आपने वैसे भी ध्यान में रखना है। उत्तराखंड अगर पूरे उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात देखें दोस्तों तो 963 है, आपने इसे ध्यान रखना है, जबकि शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात दोस्तों 884 है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों राइटर ही दोस्तों आपके जाने माने राइटर है उत्तराखंड के। आप लोगों ने बताना है कि उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक लिखी गई है, जो कि एक काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों और कई ज्यादा बार हमारी परीक्षाओं में पूछी गई है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? अब देखिए दोस्तों, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं आप लोगों ने बताना है। वैसे दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो हमारा राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबवे लेटा है। और दोस्तों राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की हमारे उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, आपने इसे भी ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों ये प्रश्न पूछा था कि राज्य पुष्प ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो ये दोस्तों ये प्रश्न के आंसर में आ जाता है कि शिव भगवान को यह चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपने बताना है दोस्तों कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1874 से दोस्तों राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है और उस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे था। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? अब देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 डेट दी गई हैं, इन 4 डेटों में से दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन किस दिन से लागू हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 मार्च 2016 से दोस्तों 11 मई 2016 तक दोस्तों हमारा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद दोस्तों 12 मई 2016 से क्या हुआ था कि जो दोस्तों हरीश रावत जी हैं उनको फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया था। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि कुल 46 दिन का ये राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में वर्ष 2016 में लगा था। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? दोस्तों आपने बताना है कि जब वर्ष 2000 में उत्तरांचल राज्य का जब निर्माण हो रहा था उसमें दोस्तों हमारा जो केंद्र सरकार है यानी जो केंद्र सरकार है उसमें किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। दोस्तों उस समय इस पार्टी की सरकार हमारे केंद्र में मौजूद थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? अब देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपने बताना है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था। तो दोस्तों आप 2 घटनाएं याद रखना, 1870 में दोस्तों डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी और 1871 यानी उसके 1 साल बाद 1871 में दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था और वर्ष 1918 में दोस्तों अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था और शक्ति नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? दोस्तों भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में हमारा, दोस्तों उसमें जो गढ़वाल का राजा था वह कौन था, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मानवेंद्र शाह दोस्तों भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा था, आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये भी पूछा था कि टिहरी रियासत का अंतिम राजा, तब भी दोस्तों मानवेंद्र शाह ही वहां पर आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 साम्राज्य दिए गए हैं, किस एक साम्राज्य के शासन को दोस्तों स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कात्यूरी साम्राज्य को दोस्तों उत्तराखंड के शासनकाल में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब करी थी? देखिए दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है कि प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब करी थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से करी थी कि उत्तराखंड हमारा राज्य बनाया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा भूस्खलन हमें उस वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे, किस क्षेत्र में दोस्तों, आप लोगों ने बताना है। मध्य हिमालय क्षेत्र में, वृहद हिमालय क्षेत्र में, झीलों के तटवर्ती क्षेत्रों में या फिर बाह्य हिमालय क्षेत्र में? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोस्तों उत्तराखंड का जो बाह्य हिमालय क्षेत्र है यानी कि जो शिवालिक वाला क्षेत्र है वह भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है। क्यों दोस्तों, क्यों आता होगा? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है वह महान हिमालय और लघु हिमालय से बहने वाली नदियों के सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद के कारण से हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पूरी तरीके से इतना मजबूत, इतना पक्का भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी बरसात वगैरह से लैंडस्लाइड की घटना तभी हमें देखने के लिए मिलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? दोस्तों इसमें आपको 4 डेट दी गई हैं, आपने बताना है कि पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 से 18 अगस्त 1998 को दोस्तों पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा किससे बनाया जाता है? अब देखिए दोस्तों इसमें मोष्टा है जो हस्तशिल्प सामग्री है, हाथ से बनाई जाने वाली सामग्री है, वह दोस्तों किससे बनाया जाता है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्तों हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा रिंगाल से तैयार किया जाता है, आपने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा,
पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो भी मेरे पहाड़ी भाई बंधु होंगे, जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, वह इस प्रश्न से भली भांति अवगत होंगे दोस्तों। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो पिरुल है वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। बाकी दोस्तों पिरुल से अब उत्तराखंड में विद्युत बनाने का काम भी किया जाने वाला है, आपने इसे भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई है, यानी कि दोस्तों यह जो मत्स्य नीति है वह उत्तराखंड के द्वारा कब लागू करी गई थी, आप लोगों ने बताना है। साथ ही साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड जो है वह देश का पहला राज्य है। और दोस्तों यह जो नीति है यह वर्ष 2002 में लागू करी गई है और उत्तराखंड मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, आपने इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड में भकार का प्रयोग होता है किसके लिए? दोस्तों आपने बताना है जल के भंडारण के लिए, फलों के रस के भंडारण के लिए, खाद्यान्नों के भंडारण के लिए या फिर दुग्ध भंडारण हेतु। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों उत्तराखंड में भकार का प्रयोग खाद्यान्नों के भंडारण हेतु होता है। देखिए दोस्तों जो भी अभी भाई बंधु मेरे पहाड़ साइडों में रहते हैं ना, तो दोस्तों वह इसका महत्व समझते होंगे, या फिर जो दोस्तों पुराने समय की अगी दोस्तों अगर किसी के घर में मौजूद होगी तो होगी, क्योंकि यह बहुत ही बिरली चीज़ हो गई है कि पुरानी चीज़ें लोग संभाल के रखते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में भकार का प्रयोग खाद्यान्नों के भंडारण हेतु होता है, धान गेहूँ दोस्तों इसमें रखे जाते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोगों का किसी प्रकार का कोई सजेशन है, कोई राय है, तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों का जो भी इसमें स्कोर बना है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदी और उत्तराखंड दोनों को दोस्तों अलग अलग स्कोर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।